हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं साइंस के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ सॉर्ट आउट किया गया है। और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, 100 क्वेश्चन का सलूशन देखने वाले हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगली जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 50 और क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो दोनों वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एक ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और कोई ऐसा पुष्प है जिसमें या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो स्त्री केसर या पुंकेसर, तो उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। लेकिन ये कह रहा है द्विलिंगी पुष्प, तो यहाँ पर खीरा, पपीता, गुलाब। चलो पहले नेम लिख लो कि कौन कौन होते हैं द्विलिंगी। एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया है। 3 चीजों का नाम आपको याद होना चाहिए द्विलिंगी में। एक होता है गुलाब, पिटूनिया, ये 3 नेम तो आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में। और सरसों, सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये द्विलिंगी हैं। और वहीं अगर एक लिंगी की बात करें तो ककड़ी, खीरा, मक्का, और एक और याद कर लो, पपीता। ये जितने लिखवाए गए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक लिंगी है भैया, ये हैं एक लिंगी। ये एक लिंगी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये द्विलिंगी के बारे में बात कर रहा है तो गुलाब है, पिटूनिया है, सरसों। यहाँ पर खीरा है, खीरा जो कि एक लिंगी है इसलिए गलत। पपीता भी देख लो एक लिंगी है। गुलाब द्विलिंगी है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला गलत है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, हाँ ये वाला सही है, ये होते हैं द्विलिंगी। वहीं मक्का, खीरा, पिटूनिया, देखो मक्का और खीरा तो इसमें आ रहे हैं ना, इसका मतलब एक लिंगी है। मक्का, पपीता, सरसों, मक्का आ गया, पपीता आ गया, सरसों इसमें जा रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमें तीनों एक साथ में चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है। यानी 3 प्रतिरोध हैं, एक है 1/3 ओम और दूसरा भी है 1/3 ओम और तीसरा भी है 1/3 ओम। कह रहा है उनका अंतर बताओ, लेकिन किनका अंतर। कह रहा है इनको पहले जोड़ो अधिकतम आए, फिर कैसे भी करके जोड़ो न्यूनतम आए, मतलब अधिकतम और न्यूनतम का अंतर पूछा है। तो 3 प्रतिरोध उनका मान अधिकतम कब आता है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जब जोड़ा जाता है तब जाके इनका मान अधिकतम होता है। तो हम अधिकतम के लिए सबसे पहले निकाल रहे हैं। अधिकतम के लिए, अधिकतम में आपको कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, यानी R बराबर होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। R1 का मान यानी पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा वाला और R3 तीसरा वाला, इन तीनों को जोड़ना है। तो R1 का मान 1/3 है और R2 का मान भी 1/3 है और इसका भी मान 1/3 है। तो जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा और ये शहीद होकर के उत्तर आ गया 1 ओम। ये है अधिकतम, यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ोगे तो अधिकतम मान प्राप्त होगा। न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब 1/r का मान आप निकालो सबसे पहले, तो 1/r1 होता है। जितने भी प्रतिरोध हैं सबको ऐसे ही जोड़ेंगे, 1/r2, 1/r3। यहाँ पर 1/r1 का मान 1/3 है। अगर हम ऐसे 1/3 लिखें फिर उसके बाद प्लस
फिर 1/3, फिर प्लस, फिर 1/3, ये हो गया। तो आपको पता है ये जो एकदम नीचे है ना, एकदम ऊपर जाता है, इसका मतलब ये 3/1 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1 या 3 प्लस में 3 प्लस में 3, तो यहां से 9 आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ तो कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, लेकिन भैया ये गलत है। भी गलत क्या है, क्योंकि ये जो मान निकला है 1/r का निकला है, 1/r का मान है 9, तो हमें तो r का मान चाहिए। तो जब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। इसका मतलब अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप ऐसे कर लो, r इधर नीचे है, उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब r का मान हो गया 1/9। ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है। कह रहा है इनका अंतर बताओ, तो अंतर हम यही निकाल दे रहे हैं। अंतर बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यानी बड़ा माइनस छोटा। बड़ा वो है और इसमें से निकालना है 1/9। आराम से घटा दीजिए, 9 एकम 9 माइनस 1 यानी 8/9। या फिर एलसीएम लेकर के करना है तो एलसीएम लेकर कर दीजिए, जैसे भी आपको करना है वो कर दीजिए। उत्तर 8/9 ओम आएगा। 8/9 ओम यानी ऑप्शन बी वाला सही है। यहां से हमें याद कर लेना है कि अधिकतम मान अगर प्राप्त करना है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी सीरीज में, और अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो उनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, यानी समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ा जाता है, पैरेलल में 1/r। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल करना है। कॉलम ए ये है, बी ये है। ए में लिखा हुआ है बुझा चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा, बिना बुझा चूना, बेकिंग सोडा, और उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मैच कराना है, बहुत ही आसान है। जब भी मैच कराने वाला क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको एक आध तो अगर पता है ना, तब भी आप पूरा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है हमें पूरा बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये 3 समझ लो, बुझा चूना और चूना पत्थर, बिना बुझा चूना। अगर आपको दीवार चूना कल्ली करानी है तो आप मार्केट में खरीदने जाएंगे चूना, है ना, तो जो कि पाउडर की तरीके से होता है, या फिर आप देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा ढुक्का बना रहता है, यानी पत्थर की तरीके से रहता है। वो जब आप खरीद के लेकर आते हो तो वो उसके बाद पानी में घोलते हो, है ना, घोलने के बाद उसको ऐसे ऐसे करते हो दीवार पे। तो जब हम मार्केट में खरीदने गए तो वो पाउडर हमें दे रहा था, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और जिसको बोला जाता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड था, बिना बुझा चूना था। सही है, यानी बिना बुझा चूना, देखो यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इससे मैच करेगा। जब आप उसको पानी के साथ क्रिया कराते हो, यानी पानी में घोल देते हो, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षारीय हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला गया है बुझा चूना, पानी में डालने से बुझ गया, है ना भैया। तो बुझा चूना क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कहाँ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? देखो ये है, यानी ये बुझा चूना है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। आगे सादा नमक। अच्छा, सबसे पहले पानी में आपने घोल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब उसको उठा करके दीवार पे लगाओगे तो सूख जाएगा, पापड़ की तरीके से बन जाएगा, पपड़ी बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पर क्या होगा? चूना पत्थर जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ है? देखो यही सामने ही है। वैसे इतने से भी किया जा सकता है, लेकिन हमें तो पूरा बताना है ना भैया। चलो अब बच रहा है सादा नमक। क्या बच रहा है? सादा नमक। आपके घर में जो नमक यूज होता है उसका नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना। तो सादा नमक को सोडियम क्लोराइड, कहाँ है भैया सोडियम क्लोराइड? देखो यहाँ है, ये यहाँ है। सही है। अब क्या बच रहा है? कास्टिक सोडा। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ है। अब इसके बाद एक और बच रहा है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, नेम याद होना चाहिए सबका। सूत्र याद हो या ना याद हो, लेकिन क्लास 8th वाली बुक में ये सारी चीजें दी गई हैं, इसलिए आपको पूरा नेम के साथ याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए का किसके साथ कनेक्शन है? चौथे के साथ। ए चौथे के साथ है, ए छठे के साथ है, ये दोनों तो गलत हो गया। ए चौथे के साथ, ए चौथे के साथ। आगे देखो बी, सादा नमक जो है वो है किसके साथ? सोडियम क्लोराइड, छठे के साथ। बी है छठा, ये देखो बी
बी पांचवा बता रहा है, ये वाला छठा बता रहा है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही है। ये याद कर लेना है, टोटल जितने भी यहाँ बताए गए टोटल, इसमें से अगर 2-3 भी आपको याद रहेगा ना तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू करिएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है, रात्रि आकाश में यानी रात के समय आकाश में तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तारे जो गति करते आपको दिखाई देते हैं रात में वो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। जब आप सोने जाएंगे, अगर कहीं खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं, तो जब आप सोने जाएंगे तो कोई देखेगा तारा इधर है, उसके बाद कुछ मतलब 3-4 घंटे बाद देखोगे थोड़ा सा इधर आ जाएगा, मतलब उनकी गति आपको कैसे दिखाई दे रही, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो ये प्रतीत होते हैं। तो इसका मतलब ये सही बोला है। आगे इसका रीजन क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करती है। इसका रीजन ये बता रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। सही बात है, जैसे ये मान लो कि ये पेन है, ऐसे हमारी पृथ्वी है, अगर हमारी पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो लगेगा पहले यहाँ फिर यहाँ, इसका मतलब ये चीज ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी रीजन भी सही है और कथन तो सही है। यहां से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे ग्रह हैं, इनकी आपको गति जो है वो याद होनी चाहिए, घूर्णन गति याद होनी चाहिए। बहुत ही आसान है। ये दोनों देखो, आराम से देखो, इन दोनों को, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इनकी गति डिफरेंट होती है। बाकी 6 जो बाकी 6 बच रहे हैं उनकी गति एक जैसी होती है। ये और ये, सबसे पहले अपनी पृथ्वी 6 के साथ में, पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो ये और ये 6 लोग ऐसे हैं जो चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं भैया, ठीक है। लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं जो उल्टा चलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर है। तो याद कर लेंगे, ये 2 लोग जो हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, ये दोनों लोग, ये और ये, ठीक। एक इधर से दूसरा है, एक इधर से दूसरा है। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो नेम याद कर लो, यूवी। यू से यूरेनस है, वी से वीनस है, यू से यूरेनस है, वी से वीनस है। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी जो गति है वो डिफरेंट है, इन 6 से अलग है। ये लोग जैसे गति करते हैं, ये लोग पूरब से पश्चिम जाते हैं, लेकिन बाकी 6 जो हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक। तो ये हो गया। अब ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी यही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस खाली ग्रहों की गति आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सही कथनों की पहचान कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि तथ्य जो है एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। A fact is an observation that has repeated been found to be true over the time। यानी तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर बारंबार सही पाया गया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन समझ लो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, चाहे वो आंख, कान, नाक, कुछ भी, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा अगर हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। या कोई इंस्ट्रूमेंट के सहारे, जैसे दूरबीन से कुछ देख रहे हो, चश्मा लगा के देख रहे हो, तो उससे जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी लैंग्वेज है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या चश्मा वगैरह कुछ भी अगर हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। खुद कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई हमें बता रहे, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। हम खुद कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है कि तथ्य एक अवलोकन है यानी ऑब्जर्वेशन है जिसे समयों पर ही बारंबार सही पाया गया है। बार बार उसको अगर सही पाया जाता है तो उसको बोला जाता है फैक्ट यानी तथ्य। सही है, सही है, एकदम सही बोल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बोला है अ लॉ इज अ थ्योरी
ओहो, एक नियम जो है सिद्धांत है, नहीं भैया, नियम जो होता है ना वो हम लोग ऑब्जर्वेशन के जो कथन को बोलते हैं। जैसे कोई चीज हमने ऑब्जर्व किया और उसके जो लास्ट में हमने कंक्लूजन निकाला, उस कथन को हम लोग बोलते हैं नियम। ठीक है, उस कथन को लास्ट में हम लोग नियम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे नियम हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ है ना, ये सब संरक्षण का नियम है, गति का नियम है, न्यूटन का नियम है। जब हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं तो उसमें कंक्लूजन जो निकल करके आता है वो नियम बन जाता है, वो नियम बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि नियम एक सिद्धांत है, नहीं भैया, नियम एक कथन है जो बार बार हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या बार बार प्रयोग करते हैं तो लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसको हम लोग नियम बना देते हैं। लेकिन नियम एक सिद्धांत नहीं, नियम एक कथन है। तो ये गलत है, ये बी वाला गलत है, यानी सिर्फ ए वाला सही है। कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए, सिर्फ ए वाला सही है, यानी ओनली ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर दिक्कत यही है कि नियम एक सिद्धांत नहीं भैया, कथन होना चाहिए था यहां। सही है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सही बात है, जितनी भी अधातुएं हैं सामान्यतः वो जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। जैसे फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा। फास्फोरस एक ऐसी धातु है, एक ऐसी अधातु है जिसको जल में ही रखा जाता है। अगर उसको वायु में छोड़ दिया जाए ना तो उसमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए ये कह रहा है कि सामान्यतः अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सही एकदम बोला है, ऑप्शन ए वाला जो है वो सही है अभी फिलहाल। बी देखते हैं, सामान्यतः अधातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सही ये भी बोल रहा है कि अधातु जो है अम्लों के साथ भी क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर धातु की बात की जाए, तो धातु जो अम्लों के साथ क्रिया करती है और पॉप ध्वनि निकालती है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। पटाखे की हल्की सी आवाज निकलेगी पॉप करके। ठीक है, याद रखेंगे ये भी कि धातु को अगर अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें जो सुनाई देगी वो पॉप की ध्वनि, और पॉप की ध्वनि क्या होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सही बात है, ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। कौन सा है, ओनली ए नहीं भैया, ओनली बी नहीं, बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। लोहे में जंग लगना, सबसे पहले लोहे में जंग लगना, ये तो आपको पता है कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा बाहर आती है। लेकिन जंग लगना एक इतना स्लो प्रोसेस है ना, जिसमें जो ऊष्मा बाहर आती है वो हमें महसूस नहीं होती, हमें पता नहीं चलती, हमें दिखाई नहीं देती है, वो वायुमंडल में चली जाती है। ये उत्क्रमणी क्रिया नहीं है भैया, जिसको वापस नहीं किया जा सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसको हम पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि ये लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। सही बात है, ये ऑक्सीजन और नमी के साथ लोहा जो है अगर अभिक्रिया कर ले जाएगा तो भैया जी यहाँ पर जंग लग जाएगी। और ये रूम के टेम्परेचर पे कर सकता है, मतलब इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है कि लाओ गर्म कर दे तब अभिक्रिया करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ठंडा कर दोगे तब अभिक्रिया करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो रूम का आपका टेम्परेचर है, तापमान है, उसी पर यह क्रिया कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। चलो ये वाला सही है, पहला वाला सही बोला है। आगे बोला है कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा बाहर आती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि इतनी स्लो अभिक्रिया है ना। ये कई महीनों में तो थोड़ी सी जंग लगेगी, क्या उसमें आपको जो ऊष्मा निकल रही पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। ठीक, इसका मतलब ये सही बोला है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सामान्य ताप यानी कोष्ठ ताप पर हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे हो सकती है। अभी हमने बता दिया, इसको अलग से गर्मी देने की या ठंडी देने की जरूरत नहीं है, ये रूम का जो टेम्परेचर है उस पर ये क्रिया हो सकती है, ये भी सही है। आगे बोला ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नहीं भैया, इसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। जिस लोहे में जंग लग गया है, जितना वो खराब हो गया है, रस्ट हो गया है, तो वो वापस नहीं आएगा।
ठीक है। मान लो कि अगर 1 कुंटल लोहा है तो उसमें अगर 2 किलो खराब हो गया तो 98 किलो ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि लाओ उसमें कुछ ऐसा कर दें फिर 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उत्क्रमणीय नहीं है। ये कह रहा है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नहीं भैया उत्क्रमणीय नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन ए वाला सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ये देखो जंग लगी है, जंजीर, ऐसी जंजीर अगर कहीं लगा दो ना तोड़ लेंगे लोग। चलो नेक्स्ट, Which of the following is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by a teacher? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय है, मतलब जो किया जा सकता है, मतलब जो करने की इच्छा रखता है, जिसकी चाहत है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन, रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास, कक्षा में कार्यान्वित करने से पहले प्रदर्शन का अभ्यास करना। ये तो है ही है, ऐसा तो आप कर सकते हो ना, लेकिन वो पूछा है वांछनीय नहीं है, मतलब जिसको किया नहीं जा सकता है। ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको पढ़ाना है उसका रिहर्सल आप कर सकते हैं, तो ये तो सही है। फिलहाल हमें क्या निकालना है? नहीं वाला, इसका मतलब ये तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बोला है समय पूर्व ही उन अनुबंधों यानी संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई हमें पाठ पढ़ाना है, लास्ट में उसको बताना है कि हाँ ये देखो पाठ था पूरा खत्म हो गया, अब वो शुरुआत में बता दो भैया हमें ये पढ़ना है, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कह रहा है समय पूर्व ही, मतलब समय आने से पहले ही बता दो, तो ये गलत है, और वही वो पूछ रहा है वांछनीय नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप पढ़ के देख सकते हो, कह रहा है कि प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, यानी जो चीज़ आप प्रदर्शन कर रहे हो उसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें और बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी वांछनीय है, यानी ये सही है। आगे बोला है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, इसका मतलब ये हुआ फॉलो अप द डिमॉन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, यानी डिस्कशन के साथ में फॉलो करना, बातचीत करते हुए समझौते के साथ आगे बढ़ाना, मतलब उस पर पूरा डिस्कस करो कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो ये भी तो सही है, ये भी वांछनीय है, ये भी वांछनीय, ये भी वांछनीय है। लेकिन ये बी वाला जो है ना, समय के पहले चीजों को बता देना, ये वांछनीय नहीं है, तो ये बी वाला सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है ये आपको बताने हैं। कह रहा है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक, अच्छा दो चीजें हैं, एक खाद है एक उर्वरक। खाद आपको पता है कि एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जैविक पदार्थ, सॉरी कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको हम लोग जैविक पदार्थ बोलते हैं। वहीं उर्वरक जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और उर्वरक जो होता है वो बनता है फैक्ट्रियों में, और ये खाद जो है वो तो आपको पता है घर में भी बनाया जा सकता है, जितना कूड़ा कचरा है, जो हरे कूड़े कचरे हैं उनसे खाद बनाई जा सकती है, गोबर से बनाई जा सकती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के लिए, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि खाद जो है डायरेक्ट वो फसल पर नहीं अपना प्रभाव छोड़ती है, वो मिट्टी को तैयार करती है, वो मिट्टी को तैयार करती है। लेकिन उर्वरक जो होता है ना वो डायरेक्ट फसल पर चोट करता है, डायरेक्ट फसल को जो भी करना है उसको वो डायरेक्ट करेगा, ठीक। यानी उसमें पोषक तो बहुत ज्यादा होते हैं, एनपीके उसी में पाया जाता है उर्वरक में। खाद का काम है मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को उर्वरक बनाना, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी तो ये करेगा पूरी, लेकिन ये खाद जो है मिट्टी जो भुरभुर यही करेगी, और मिट्टी पानी ज्यादा सोखे यही करेगी, और मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता है यही बढ़ाएगी, सही है। तो बाकी चीजें और क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होता है, सही बात है। खाद की अपेक्षा उर्वरक जो होता है वो उसमें ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सही है, ये वाला सही है। और आगे देखते हैं, उर्वरक मृदा की जलधारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, नहीं भैया उर्वरक नहीं करते हैं, खाद करती है। मिट्टी पर जोर कौन देती है? खाद देती है, ये तो उर्वरक के बारे में बोला है, इसका मतलब ये गलत बोला है। आगे, उर्वरकों से मृदा प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त करती है या होती है, नहीं भैया उर्वरक से नहीं होता है, किससे होता है? खाद से। जो मिट्टी पर जोर दिया जाएगा वो खाद देती है, और फसल पर जो जोर देती है वो उर्वरक, सही है। चलो ये भी गलत है। उर्वरकों से मृदा में मित्र की संख्या, यानी उसमें जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, नहीं भैया उर्वरकों से नहीं,
सॉरी खाद से बढ़ती है ह्यूमस, है ना, तो ये भी गलत है। यहाँ उर्वरक के बारे में बोला है, बल्कि अगर यहाँ पर खाद होता ना तो ये तीनों सही माना जाता, अगर यहाँ खाद होता तो तीनों सही माना जाता, बाकी उसको गलत तो करना ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, निषेचन का मतलब होता है मेल के जो है शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। अगर मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसको अंतः निषेचन बोलते हैं, और अगर मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो बोला है कि बाह्य निषेचन बताओ, तो बाह्य निषेचन ज्यादातर जो होता है आमतौर पे देखा गया है कि वो जल वाले में, यानी जलीय जंतु जितने हैं वो लोग करते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मेढक है, मछली है, स्टारफिश है, ये लोग जो है ना वो लोग बाहर अंडे दे देते हैं, और वहीं पर देखो पुरुष जो मेल होते हैं ना उनका शुक्राणु आकर मिल जाता है, बाहर ये क्रिया होती है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। कौन कौन? मछली, मेढक और स्टारफिश, ये सारी चीजें हैं। जैसे देखो मुर्गी में तो भैया जी अंतः निषेचन होता है मुर्गी में, ठीक है, तो ये गलत है। छिपकली, तितली, मेढक है खाली, हटाओ। तितली, मेढक, मछली, ये भी गलत है। मेढक, मछली, स्टारफिश, ये वाला सही है। इन तीनों में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। गुलाब का जनन कैसे होता है, मतलब गुलाब अपने जैसे पौधे कैसे उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन होता है, यानी बीज द्वारा नहीं होता है। बीज द्वारा अगर होता है तो उसको लैंगिक जनन, और बीज द्वारा नहीं होता है किसी और द्वारा होता है तो उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। ऐसे गुलाब का जो होता है जनन वो कैसे होता है, तो उसका कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, यानी उसके कली द्वारा होता है। अरे भैया एक डाल काट लाते हो कली बना करके, कलम बना करके उसके बाद खोज दे तो हो जाता है। तो अगर जनन जो होता है जड़, तना या पत्ती द्वारा हो तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी गुलाब का उसी के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो ए वाले का कनेक्शन पांचवें के वाले के साथ है। तो अब देख लो ए पांचवा, ए चौथा है गलत, ए चौथा है गलत, ठीक। खमीर का जो होता है ना, यानी ईस्ट का जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, ये भी याद रखेंगे, ईस्ट का मुकुलन द्वारा। कौन सा है भैया? बी का पहला, बी का ये बता रहे हैं तीसरा है, और ये बता रहे हैं पहला है, तो यही सही है। 3 गलत हो तो 1 सही है। बाकी फर्न जो होता है ना बीजाणु द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा। कहाँ है भैया बीजाणु रचना? देखो ये है। और बाकी स्पाइरोगेरा ये एक शैवाल होता है जो खंडन द्वारा होता है, बीज से टूट जाता है उसके बाद अलग विकास करता है, फिर अलग ऐसे ऐसे करता है। स्पाइरोगेरा खंडन द्वारा। कहाँ है भैया? ये देखो है। तो जितना यहाँ है सब याद होना चाहिए, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में 2 भी दे देना तब भी आप इधर उधर करके ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो पाई जाती है उसको ऐसे यौगिकों में तोड़ना जो जीवित के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे जीव जंतु हो, उनके लिए लाभदायक बनाना, मतलब उसका उपयोग कर सकें वो लोग, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, ठीक है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। अरे भैया यौगिक का फिर से गैस बनाओगे? नहीं, गैस का यौगिक बनता है, तो ये वाला तो गलत है। आगे बोला है मृदा में उपस्थित, नहीं वायुमंडल में उपस्थित, ये तो मृदा में उपस्थित बोल रहा है जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, नहीं भैया ये भी गलत है। आगे बोला है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन, नहीं वायुमंडल में उपस्थित वाला नाइट्रोजन, तो ये भी गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक यानी प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, ठीक है। किसका रूपांतरण करना है? वायुमंडलीय, यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका रूपांतरण। वैसे जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका उपयोग डायरेक्ट जीव जंतु नहीं कर पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका यौगिकीकरण जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13
कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला होता है U बराबर mgh। ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर, डिपेंड करता है ऊंचाई पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर, ठीक है। अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी, उसकी हाइट ऊंची ज्यादा रहेगी मतलब जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे, तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को कम उठाओ एक को ज्यादा, तो भैया जी जिसका ज्यादा उठाया उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी। बस द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, और अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, ना ही उसको बटोरा गया है ना ही फैलाया गया है, ठीक है, तथा वो भूमि पर पड़ा हुआ है। कह रहा है न्यूनतम सबसे कम किसमें होगी। चलो एक स्प्रिंग जो है जमीन पे पड़ी हुई है, यानी ऊंचाई जो है वो 0 है। अरे भैया हाइट जमीन पर पड़ी हुई है, इसका मतलब हाइट का मान 0 है। जब हाइट का मान 0 यहाँ पर पटकोगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 0 जूल, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सबसे कम क्या इसी में है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगला देखते हैं। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया यानी दबाया जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दबा दिया गया है। अरे भैया इसमें तो स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, छोड़ के देखो, अभी देखो कल्ला वल्ला तोड़ देगी, है ना। इसमें तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला हमें नहीं लेना है। ये कह रहा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा ऊंचाई पर रखा गया। अरे भैया ये भी ज्यादा हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ गई ना, यहाँ तो 0 आ रहा है। आगे स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है, बहुत ज्यादा खींच दो तब भी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। सबसे कम जो है, ना उसको दबाओ ना उसको फैलाओ ना उसको उठाओ, यानी mgh का मान 0 रहेगा, u का मान 0 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। अनियत तापी जीव वो जीव होते हैं जिनके अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर देख करके बदल जाता है, उसको बोलते हैं अनियत तापी। जैसे सांप है, गोजर है, बिच्छू है, ये सब जितने भी लोग हैं ना, वो सब अपने अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को देख करके बदल लेते हैं। भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है। अगर बाहर ठंडी पड़ रही है तो उनका शरीर का टेम्परेचर भी जो हो जाता है ना, तो वो भी वैसे ही हो जाएगा जैसा बाहर है। अगर गर्मी बाहर है तो उनका अंदर भी जो टेम्परेचर है वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिनको, एक का पक्षी नाम है और एक है मेमल्स यानी स्तनधारी। इनको बोला जाता है नियत तापी, इनको बोला जाता है नियत तापी जीव। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर कुछ भी रहे, ठंडी गर्मी कुछ भी रहे, हमारे अंदर का, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है नियत रहेगा, इसीलिए इनको बोला गया है नियत तापी। कौन कौन आते हैं इसमें, पक्षी और स्तनधारी। वो लोग अपने शरीर का टेम्परेचर जो है मेंटेन किए रहते हैं। कैसे मेंटेन किए रहते हैं, ठिठुर करके। तभी देखो ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो हम अपने शरीर का टेम्परेचर ठिठुर करके मेंटेन किए रहते हैं। ऐसा दो लोग करते हैं, पक्षी और स्तनधारी। किसी सांप को नहीं देखे हो कि वो ठिठुरा है ठंडी में या गर्मी में बहुत ऐसे तन करके चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। किसी कीड़े मकोड़े के देखे हो वो ठंडी में एकदम ऐसे हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज याद किए रहेंगे, पक्षी और स्तनधारी ऐसे हैं जिनको नियत तापी कहा जाता है, नियत तापी नाम है उनका। तो ये कह रहा है अनियत तापी बताओ। पक्षी और स्तनधारी अगर किसी में है तो वो नियत तापी हो जाएंगे, बाकी अनियत तापी। जैसे देखो छिपकली, तोता, डॉल्फिन। भैया जी ये तोता क्या है, ये तो पक्षी है, इसलिए ये जो है नियत तापी। वो कह रहा अनियत तापी बताओ, इसका मतलब ये गलत। कबूतर, मानव, मानव क्या है, स्तनधारी, इसका मतलब ये नियत तापी, गलत। सर्प, मेढक, कॉकरोच, सर्प, मेढक, कॉकरोच, हाँ ये लोग हैं, ना पक्षी है ना स्तनधारी, इसका मतलब ये क्या है, अनियत तापी है। ये वेल है भैया, वेल, मेढक, कछुआ। भैया जी ये गलत है, क्यों, क्योंकि वेल जो है ना स्तनधारी होती है, वेल जो है वो स्तनधारी होती है, इसलिए ये गलत। तो ऑप्शन सी वाला सही है, सर्प, मेढक, कॉकरोच,
समझ में आ गया। ये याद कर लो कि पक्षी और स्तनधारी ये लोग नियत तापी होते हैं, बाकी जितने बच गए वो सब अनियत तापी होते हैं, मतलब बाहर का टेम्परेचर देख करके अंदर का टेम्परेचर बदल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर के क्या बनाते हैं भैया, तो दोनों संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी युग्मनज। तो डब्लू हो गया युग्मनज, युग्मनज जो कि बारंबार विभाजित होकर के बार बार वो टूट करके कोशिकाओं में टूटते हैं, कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं भैया। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जो कि वायु की दीवार में रोपित हो जाता है। किसकी दीवार में, किसकी दीवार में, गर्भाशय, है ना भैया। तो वायु क्या हो जाएगा, गर्भाशय। चलो वैसे लिखने से कोई वो है नहीं, आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और कह रहा है कि एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके जेड कहलाता है। यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसका नाम जेड है। तो भैया जी आप खुद से सोचो कि जिसमें पहचान हो सकती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ। तो इसका मतलब ये हुआ डब्ल्यू जो है वो युग्मनज है, जाइगोट है। युग्मनज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भ्रूण है, इसमें युग्मनज है। भ्रूण वाला काट दो। आगे बोला है डब्ल्यू एक्स का नाम है भ्रूण, एक्स की वैल्यू है भ्रूण। तो युग्मनज के बाद भ्रूण होना चाहिए, यहाँ गर्भ लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ भ्रूण है, यहाँ भी गर्भ लिखा हुआ है ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी वाला सही है। वैसे आपको पूरा पता होना चाहिए कि डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। पहले क्या बनता है युग्मनज, उसमें विकास होते होते धीरे क्या उसको क्या कहलाते हैं, धीरे कुछ दिन बाद उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण। उसके बाद कहाँ रोपित हो जाता है, गर्भाशय की दीवार में चिपक करके वहाँ अपने आप को विकसित करते हैं, वहाँ विकास होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उनमें अंगों को पता चलने लगता है, मतलब हाथ पैर चेहरा ये सब बनने लगता है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, गर्भ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है, कौन सी संभव नहीं है ये आपको बताना है। देखो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, ये जो धातुओं की क्रियाशीलता पर है, धातु जो क्रिया करते हैं उनकी क्रियाशीलता पर क्वेश्चन ये आधारित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको ये याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। चाहे जैसे याद करो भैया ट्रिक व्रिक से, जैसे कुछ लोग कहते हैं करीना ने कार मांगी, ऐसे कुछ भी याद कर लो बस। देखो पहला है कि लेड SO4 है, प्लस में आयरन है। क्या आयरन लेड को हटा करके, क्या आयरन लेड को हटा करके उसकी जगह ले सकता है, मतलब क्या ये रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, ये हो सकता है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है आयरन की अभिक्रियाशीलता पर। आयरन अगर ताकतवर होगा लेड से तो लेड को मार करके भगा देगा, आयरन बैठ जाएगा। इसी में देखना है जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। लेड और आयरन, देखो यहाँ आयरन है भैया, कहाँ गया आयरन, देखो ये आयरन है और ये लेड है। आयरन मजबूत है और लेड कमजोर है, आयरन ऊपर है लेड नीचे है, इसका मतलब लेड को मार करके भगा देगा आयरन। तो ये क्रिया पॉसिबल है। वो कह रहा है कि कौन सा संभव नहीं है ये बताओ, बस ऐसा ही देखना है। क्या एल्युमिनियम कॉपर को हटा सकता है, देखते हैं कहाँ है एल्युमिनियम भैया, एल्युमिनियम ये है। क्या ये कॉपर को हटा सकता है, हाँ आराम से हटा सकता है क्योंकि कॉपर नीचे है। इसका मतलब ये भी संभव है, ये भी संभव है। क्या जिंक जो है कैल्शियम को हटा सकता है, देखते हैं जिंक कहाँ है, जिंक देखो यहाँ है जिंक, कैल्शियम ये है, नहीं भैया
जिंक जो है, जिंक में इतनी हिम्मत नहीं कैल्शियम को हटा दे, अपने ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, इसका मतलब ये क्रिया संभव नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा संभव नहीं, वही बताओ। तो ऑप्शन सी वाला सही है। बाकी आप देख सकते हैं कि मैग्नीज है, जिंक को हटा सकता है। देख लो, ये है मैग्नीज और ये है जिंक, सही है। तो मैग्नीज जिंक को मार करके भगा देगा और ये क्रिया पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली नहीं होगी, तो सी वाला ऑप्शन सही है। ये आप याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कैसे भी करके याद कर लीजिए। करीना ने कार मांगी और एल्युमिनियम, जो भी आपको याद करना है वो याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल इतना, आवृत्ति इतनी, आवर्तकाल आवर्तकाल आवृत्ति। अच्छा, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक हो रहा है आवर्तकाल और एक हो रही है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1 सेकंड में जितना दोलन करती है कोई भी पेंडुलम हो, कोई भी चीज हो, तो वो जितना दोलन करती है उसको 1 सेकंड में, देखो कितना दोलन करती है, उसको आवृत्ति बोलते हैं। ये 3 सेकंड में 30 करती है, तो 1 सेकंड में बताओ, तो 30 में 3 से भाग दे दो, अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड में। तो 10 दोलन, कितना भैया? 10 दोलन। इसको आप एन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन। यानी आवृत्ति का मान आ गया 10 दोलन। कितना आ गया? 10 दोलन। तो वही है, इसको हम लोग 10 दोलन या हर्ट्ज बोलते हैं, इसको हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, 10 हर्ट्ज। अब 10 हर्ट्ज आवृत्ति का आंसर देखो, आवृत्ति कह रहा है इतना है, गलत। आवृत्ति इतना है, गलत। आवृत्ति इतना है, गलत। बस यही सही हो गया, ऑप्शन ए वाला। बाकी आवर्तकाल आप निकालो या ना निकालो, सही हो गया, क्योंकि ये सब आवृत्ति गलत है। सर जी आवर्तकाल देख लो भैया, आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन करने में। दोलन का मतलब जैसे अगर इसको यहां तक उठाया गया, फिर यहां तक जाए, फिर वापस यहीं तक आए, जहां से गया है वहीं वापस आए, जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। सर जी निकालेंगे कैसे? कुछ भी नहीं, आवर्तकाल बराबर होता है 1/n, जहां पर n क्या है? आवृत्ति। देखो यहां लिखा हुआ है, तो आवृत्ति का मान है 10, देखो 10 लिखा हुआ है ना, n का मान 10 रख दो, उत्तर आ गया पॉइंट में 1, काम खत्म। समझ में आ गया? आवर्तकाल का मतलब होता है 1 सेकंड में लिया गया समय, तो 1 सेकंड में इतना समय, और इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं भैया, 0.1 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो यहाँ पर 0.1 सेकंड लिखा हुआ आवर्तकाल, यानी ए वाला सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। नहीं भैया, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण हो, दिशा हो, और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, जो ये जो है वेक्टर यानी सदिश नियम के योग को फॉलो करती हो, पालन करती हो। तो ये जो है विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। क्या है भैया? अदिश राशि है। वो बोल रहा है सदिश राशि, इसका मतलब ये गलत। आगे बोला है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो हमने तो पहले ही कहा कि परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये गलत है। लेकिन ये वाला तो सही है, विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, ये वाला तो सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। ए सही है? नहीं भैया, ए और आर दोनों सही है, गलत। ए गलत है परंतु आर सही है। हाँ, ऑप्शन सी वाला सही है, ए गलत है और आर सही है। चलिए नेक्स्ट। तो यहां से याद कर लीजिएगा कि जो सदिश राशि होती है उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए और योग के नियम को फॉलो भी करना चाहिए उसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। पहला,
ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई, यानी नेक्ड आई, खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकोगे। कह रहा है कि सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। गलत है भैया। कह रहा है कि कोशिका जो होती है ना उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, मतलब बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। देख सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो, वो भी एक कोशिका है, सिंगल कोशिका। क्या भैया उसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा अंडा होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता, इतना बड़ा अंडा होता है, तो उसको तो हम देख सकते हैं। ये कह रहा है कि सूक्ष्म होते हैं और उसको खुली आंखों से ऐसे नहीं देख पाओगे। गलत है, ये गलत बोला है। आगे, सभी की कोशिका भित्ति होती है। नहीं भैया, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली सब में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये भी गलत है। और कहाँ है? हाँ, सभी की केंद्र की झिल्ली होती है। नहीं भैया, केंद्र में यानी जो केंद्र, ये जो कोशिका ऐसे ऐसे रहती है, उसके अंदर जो छोटा सा केंद्र होता है वो झिल्ली के अंदर होता है। नहीं भैया, सब में नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक है, जो सिंगल कोशिका वाले हैं, उनके पास केंद्र की झिल्ली नहीं होती है। केंद्र की झिल्ली उनके पास नहीं है, उनका केंद्र ऐसे ऐसे टहलता रहता है उसी में। ठीक, तो ये भी गलत बोला है। कह रहा है सभी की केंद्र की झिल्ली होती नहीं, सभी की नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक वाले नहीं होते भैया, उनके पास झिल्ली नहीं होती है। कह रहा है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। हाँ, ये सही है, सभी के पास खुद की कोशिका झिल्ली होती है। ये जिसमें पैक रहते हैं, पूरी कोशिका जिसमें पैक रहती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो सभी कोशिका के पास खुद की कोशिका झिल्ली होती है। और पादप कोशिका में एक झिल्ली ऊपर से लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका की दीवार बोलते हैं। तो सभी की कोशिका झिल्ली होती है, तो सही है। ऑप्शन डी वाला सही है, ए बी सी गलत है। कौन सा ऑप्शन डी कहाँ है भैया? ओनली डी, ये वाला सही है, ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसाइजिंग स्किल, यानी परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है? अपने नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोई निर्णय लेना या कोई बात कहना, तो उसको बोलते हैं परिकल्पना। अपने पीछे वाले यानी बैक नॉलेज का आपको याद रख करके, ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेना या कोई बात कहना या कोई निष्कर्ष निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं परिकल्पना। यानी एक तरीका का ये समझ लो भविष्यवाणी करना कि हाँ ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं। कह रहे कौशल का निर्देशक नहीं है, नहीं है, ये आपको बताना है, आपको याद करना है। परिकल्पना के बारे में बात हो रही है। चलो, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना काहे नहीं हो सकता है भैया? जैसे हमें पता है कि ये चीजें हुई हैं तो आगे भी हो सकती हैं, इसलिए खोजबीन के प्रश्न बना दो पहले ही। इसका मतलब ये तो सही है। वो कह रहा है कि कौन सा निर्देशक नहीं है, ये बताओ। चलो, ये तो सही है फिलहाल। कह रहा है कि कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। अरे भैया, ये भी सही है कि कुछ सिद्धांत हमने पहले से ही पढ़े हैं, उसके अवलोकन अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। सही बात है, ये भी सही है, परिकल्पना ही है। लेकिन सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, और हमने पहले ही बताया था, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन बोलते हैं, परिकल्पना नहीं बोलते हैं। अगर आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं या नॉलेज गेन कर रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, परिकल्पना नहीं बोलते हैं। तो ये वाला गलत है। वही वो पूछ रहा था, निर्देशक नहीं है, यानी सी वाला। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, ये भी सही है। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो पीछे आपने किया है उसके बल, उसकी सबूत पे आप किसी चीज की पहचान करना, ये भी सही है। तो सी वाला गलत है, यानी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग, जब आप पोषक तत्व तो कई दिनों तक, कई महीनों तक नहीं लेते हैं तो उसकी कमी हो जाती है, अभाव हो जाती है आपके शरीर में, और उस अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? सबसे उपयुक्त बोला है भैया, सबसे अच्छा। तो देखते हैं,
कह रहे संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। देखो उच्च प्राथमिक वाले को पढ़ा रहे हो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं सही है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उनको परिभाषा बता दो और रोग क्या होता है उसके बारे में बता दो, कुछ देर के लिए मानते हैं सही है। चलो अगले से कंपेयर करते हैं। अभावजन रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, ये सबसे बेस्ट है। इन दोनों में तो ये सबसे अच्छा तो है ही है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, बेस्ट है एकदम। कह रहा है कि अभावजन रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, यानी अपने क्लास में डॉक्टर को बुला लो या डॉक्टर खुद ही बन जाए कोई, उसके बाद उस पर परिचर्चा करना, डिस्कस करना कि हाँ क्या क्या रोग होता है। बेहतर वही है कि बाहर से बुला लो, उसके बाद उसको समझाओ, मतलब डॉक्टर को इतना चांस दो कि सब बच्चे उनसे पूछ सकें, तो वो सबसे अच्छा है, बेस्ट तरीका है, यानी यही वाला तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी अब पढ़ के देख सकते हैं। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करने से वो सही नहीं है। फिलहाल ये कह रहा है कि सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। अरे भैया जो मानव संबंधी रोग है उस पर परिचर्चा करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब सबसे जो सही है वो बी वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। हाँ क्या है? दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुहावित होती है। अच्छा, जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है बलुई मिट्टी, उसके बाद आती है, या उसके बाद चाहे जैसे आपको याद होना चाहिए तीनों, बलुई है, दोमट है और चिकनी मिट्टी है। बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं, जो बड़े वाले कण होते हैं, यानी बलुई वाले कण जो होते हैं वो सामान्यतः बड़े होते हैं, यानी उनका औसत जो होता है वो बड़े कण वाले होते हैं। और चिकनी मिट्टी में महीन कण होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। वहीं दोमट मिट्टी में दोनों मिली जुली होती हैं, आधे महीन वाले रहेंगे, आधे बालू वाले रहेंगे। अगर उन दोनों का मिक्सचर कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। अच्छा, जिसके कण बड़े बड़े रहेंगे उनमें सटने में दिक्कत होती है, उनमें गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, उनके अणुओं के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है। जो चिकनी है, जो चिकनी मिट्टी है, उनके अणुओं के बीच में गैप बहुत कम होता है। जिसमें गैप ज़्यादा है वो ज़्यादा पानी सोखेगी और जिसमें कम है वो कम पानी सोखेगी। यानी जिसमें गैप ज़्यादा है वो ज़्यादा सुहावित होती है और जिसमें गैप कम है उसमें कम सुहावित होगी। सही है। चलो, कह रहा है कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुहावित होती है। क्या भैया चिकनी मृदा ज्यादा सोखेगी पानी? नहीं भैया, दोमट, क्योंकि दोमट के कण बड़े बड़े होते हैं और उससे बड़े तो बलुई के होते हैं। लेकिन यहाँ चिकनी और दोमट में लड़ाई हो रही है तो चिकनी मृदा अधिक सुहावित होती है। नहीं भैया, गलत है, ये गलत है। आगे, दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा, देखो दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। नहीं भैया, सबसे ज्यादा उर्वर जो होती है वो दुमटी मिट्टी होती है, यानी दोमट मिट्टी होती है। ये कह रहा है चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है, नहीं, ये भी गलत है। सी वाला देखते हैं। कह रहा है कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। किसकी? चिकनी मिट्टी की। नहीं, दोमट मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी नहीं, जल धारण क्षमता दोमट की ज्यादा है। तो सी वाला भी गलत, डी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं। चिकनी मृदा के कणों का आमाप यानी साइज दोमटी मृदा के कणों के आमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। सही बोला है। दोमट के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं और चिकनी के बहुत छोटे होते हैं। ये सही बोला है, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, तो मृदा के बारे में आपको इतनी जानकारी याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। मुक्त उत्तर प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके कई आंसर हो सकते हैं। जैसे हम आपसे अगर पूछें कि भैया जी अगर आपको 10 लाख रुपए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रश्न ऐसे कर दिया जाए कि 10 लाख रुपए अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? तो कोई कहेगा कि हम यहाँ जाएंगे, कोई कहेगा हम वहाँ जाएंगे, कोई कहेगा हम ये करेंगे, कोई कहेगा वो करेंगे, है ना। ये हुआ मुक्त उत्तर वाले, मतलब एकदम फ्री है, चाहे जो आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इतनी समय पूछ लें कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तब अब नहीं, ये कोई नहीं कहेगा राहुल गांधी है, कोई कहेगा अंबेडकर है, कोई कहेगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, एक ही उत्तर है। तो
तो ये बंद प्रश्न होते हैं, और ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे, उनको बोलते हैं मुक्त। ठीक, चलो कह रहा है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की पहचान करना है, जिनके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं उनको पहचानो। कह रहा है कि मानो सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं। अरे भैया कुछ रीजन होगा जिससे नहीं पचा सकते हैं, सिर्फ एक ही आंसर है, इसका मतलब ये मुक्त आंसर, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न नहीं है। सेलुलोज किससे बना है, ये भी किसी चीज से बना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एक फाइनल आंसर है, ये तो अनेक आंसर इसके हो नहीं सकते। यहां पर देखो क्या होगा यदि मानो सेलुलोज को पचा सके। अच्छा, 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा नहीं सकते। 5 ऐसे जीवों के नाम बता सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बता सकते हैं। लेकिन यहां देखो क्या होगा यदि मानो सेलुलोज को पचा सके। एकदम पचा नहीं सकता है, लेकिन क्या होगा अगर पचा सकते, तो बहुत सारी वो हो सकती है, इसका मतलब इसके आंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये मुक्त वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, X3 प्लस, क्या लिखा हुआ है, X3 प्लस यानी 3 आयन है, तत्व X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13, वैसे पता है एल्युमिनियम है, कोई दिक्कत नहीं है, से प्राप्त हुआ है। इतने में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। सबको पता है कि परमाणु क्रमांक, क्या पूछा है सबसे पहले, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 13 हो गई। सबसे पहला आंसर 13, तो भैया जी ये गलत, ये गलत, 13, ये दोनों सही हो सकता है। आगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन जब उस पर कोई प्लस या माइनस का निशान ना लगा हो। जैसे अगर कोई कह दे कि सर जी हमारे पास एक एलिमेंट है, उस पर लगा हुआ है 1 प्लस, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बेचारा हो गया, गायब हो गया, खत्म हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, इसलिए 1 प्लस लगा हुआ है। अगर ये 2 प्लस होता तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो चुके हैं। अगर 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। अगर 1 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। अगर 2 माइनस है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो हमारे पास इसमें देखो 3 प्लस लगा है, क्या लगा है, 3 प्लस, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। सबसे पहले जनरली ऐसा होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। प्रोटॉन 13 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 13 रहे होंगे, लेकिन 3 प्लस है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 3 माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 10। यानी अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 10 ही है। तो ये कह रहा 13, ये कह रहा 10, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सही है। आगे न्यूट्रॉनों की संख्या, वैसे आपको पता है कि प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन जब ये दोनों जुड़ते हैं तब बन जाता है परमाणु का द्रव्यमान। इसी पे रख दो, आंसर ले लो। प्रोटॉनों की संख्या 13 है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा है, तो चलो मान लो n है, द्रव्यमान है 27, तो बस काम खत्म। 27 में से 13 निकाल दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 27 माइनस 13, तो उत्तर आ गया 14। कितना आ गया भैया, देखो 14 लिखा हुआ है। सही है। ये एक चीज याद रखेंगे, अगर उसके पास आयन है, चाहे वो धन आयन हो या ऋण आयन हो, तो अगर धन आयन है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, और अगर ऋण आयन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे कक्षा 8 में जीवों में शोषण पाठ पढ़ाने के पश्चात, एक पाठ था जीवों में शोषण, पाठ पढ़ाने के पश्चात, पाठ हो गया खत्म, अब उसके बाद जस्ट उसके बाद शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रश्नलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 को जल से भर देते हैं। ठीक है, प्रश्नलियों को ए, बी और सी के रूप में अंकित करते हैं, मतलब एक को ए, एक को बी, एक को सी अंकित करते हैं। वे प्रश्नली ए में घोंघा डालते हैं और प्रश्नली बी में जल पादप, और सी में वे घोंघा और पादप दोनों डालते हैं। मतलब ए में घोंघा, बी में जल पादप और सी में घोंघा और जल पादप दोनों डालते हैं। तो फिर आगे
शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्चतम सांद्रण होगा, मतलब किस परखनली में, ए में कि बी में कि सी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। तो जिसमें दो लोग हैं उसी में ज्यादा हो जाएगी अगर ये प्रश्न होता। लेकिन ये कह रहा है कि इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है, ये बताओ किस प्रक्रिया कौशल पे। तो भैया जी यहां से नीचे से देखो, क्वेश्चन रेजिंग, क्या प्रश्न उठाने की बात हो रही है? सिर्फ नहीं, क्वेश्चन रेजिंग की बात नहीं हो रही है। हम यहाँ पर प्रश्न थोड़ी ना उठा रहे हैं, वो पढ़ाने के बाद वो एक प्रैक्टिकल करवा रही है उसके बारे में वो प्रश्न पूछ रही है ना। तो क्वेश्चन रेजिंग नहीं है कि सर जी ये ऐसा क्यों होता है, ये वाला प्रश्न नहीं है। किसी के बारे में क्यों का प्रश्न करना वहां होता है प्रश्न रेजिंग, है ना। चलो, ये मेजरिंग, क्या मेजर किया जा रहा है, क्या मापा जा रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। एस्टिमेटिंग, अनुमान लगाना, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? नहीं भैया, ये पूर्वानुमान है, क्योंकि वही चैप्टर खत्म हुआ है इसलिए कराया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्ट किया जा रहा है किसमें ज्यादा है, क्योंकि चैप्टर अभी अभी खत्म हो रहा है। अगर चैप्टर खत्म ना होता, पढ़ाया ना गया होता, तब हम ये वाला सही लगाते, अनुमान लगाना। लेकिन चैप्टर खत्म हो चुका है, वो लोग जान चुके हैं, इसलिए अब हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे, सॉरी पूर्वानुमान लगाएंगे। सही है ना। तो अनुमान और पूर्वानुमान में यही फर्क है। अगर चीजें आप जान करके कर रहे हो तो पूर्वानुमान है, क्योंकि आपने पूर्व में पढ़ा है। और अगर नहीं जान रहे हो तो खाली बस ऐसे ही अनुमान लगाओ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया वो ए वाला हो जाएगा, ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कक्षा में दो या दो से ज्यादा टीचर हो जाएं, दो से ज्यादा टीचर हो जाएं तो उसको बोलते हैं टीम शिक्षण। एक बार में एक ही टीचर पढ़ाएगा लेकिन सब लोग उसी क्लास में मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? कह रहा है कि ये बिरहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। मतलब जो बहुत बड़ी कक्षा है उसके लिए प्रभावी रणनीति है, मतलब उसके लिए अच्छा हो सकता है कि जो बहुत बड़ी कक्षा है उसके लिए अच्छा है। तो कुछ देर के लिए सही है, लेकिन मानते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये विविध स्वीकता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। हाँ, ये उससे अच्छा है, मतलब इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। सबकी अलग अलग क्षमता होती है। कोई टीचर जब पढ़ाएगा तो सबको नहीं पकड़ा पाएगा, हो सकता है कोई और टीचर पढ़ाए तो वो लोग भी पकड़ लें जो पहले वाले टीचर से ना पकड़ पाए हो। तो इससे ज्यादा लाभ इसी को होता है कि जो बहुत अलग अलग डाइवर्स एक्सपर्टीज वाले होते हैं, मतलब कोई इससे कैच करता है, कोई किसी और से कैच करता है, कोई किसी और से कैच करेगा। हो सकता है हमारे समझाने से 10 लोग समझें, 3 लोग ना समझ पाए, तो अगला समझाए वो 3 समझ जाए, वो 10 ना समझ पाए। तो इससे फायदा यही होगा टीम शिक्षण से कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते हैं ना। जो नहीं समझ पा रहा था पहले वाले टीचर से, वो हो सकता है दूसरे वाले से समझ जाए। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इसी का होगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ये आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। भैया आकलन के कार्य को क्या बिना पढ़ाए आप आकलन करेंगे? ये थोड़ा कम है। ये विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक, ये तो विद्यार्थी के ऊपर है भैया, है ना। तो ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 27, 4 द्रव ए बी सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ये द्रव हैं ए बी सी डी, उनके घनत्व ये हैं। और आपको पता है कि जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहता है, जिसका घनत्व नीचे होता है, जिसका ज्यादा होता है वो नीचे रहता है। जिसका घनत्व कम वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे रहेगा। ठीक, चलो, कह रहा है कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला देखते हैं, कह रहा है कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है, द्रव सी में तैरता है यानी इसमें तैरता है, इसका मतलब उस बिंब का द्रव्यमान घनत्व जो है 924 से कम है। 924 से कम है, द्रव सी में तैरता, हाँ द्रव सी में तैरता है। वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। सही बात है, एकदम सही बात बोला है। समझाएं, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वो द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता। कह रहा है कि सी में तैरता है, इसका मतलब ये हुआ कि 924 से कम उसका घनत्व है। घनत्व जो है 924 से कम है, कुछ भी हो सकता है यहाँ हो सकता है, हो सकता है यहाँ हो सकता है, हो सकता है यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
तो वही वो कह रहा है कि वो द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। अगर मान लो कि 785 से भी कम हो गया तब तो ए में नहीं तैरेगा, और 785 से ज्यादा हो गया तो ए में तैरेगा। मतलब ये तो 100% सही बात बोला है इसने, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। सही वाला पूछा है, सही है। चलो आगे, एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है, द्रव ए में तैरता है, इसका मतलब उसका घनत्व तो इससे कम है। वो द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। अरे भैया, द्रव बी में कैसे तैर सकता है? द्रव बी में तैर सकता है, हाँ सही है, द्रव बी में भी तैर सकता है और नहीं भी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ नहीं तैरेगा? हमेशा तैरेगा, क्योंकि जो ए में तैरेगा वो 785 से कम है ना। 785 से कम है तो 820 से तो कम रहेगा हर हाल में। क्या 820 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये गलत है, यानी कि वो सिर्फ ये लिखता कि द्रव बी में भी तैर सकता है तो सही है, लेकिन कह रहा है कि और नहीं भी नहीं तैर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे, एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है, कहाँ तैरता है? बी में, ठीक है, यहाँ तैर रहा है, इसका मतलब उसका मान जो है 820 से कम है। वो निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। गलत। कैसे भैया? 820 है तो 810 वाला यहाँ तो तैरेगा, लेकिन क्या इसमें तैरेगा? नहीं तैरेगा। इसका मतलब ये गलत है। आगे बोला है एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वो निश्चित रूप से बी में भी तैरेगा। ये फिर गलत बोल दिया। जो 924 से कम है, मान लो 920 है, इसमें तो तैर रहा है, लेकिन क्या इसमें तैरेगा? नहीं तैरेगा, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो, कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में, ये जो शुरुआत की कक्षा है 1 से 8 तक, विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। कह रहा है कि विज्ञान और गणित को एक साथ पढ़ाया जाता है। क्या आपने पढ़ा है विज्ञान और गणित एक साथ? नहीं भैया, दोनों एक ही बुक में पढ़ा आपने? नहीं ना, विज्ञान की अलग बुक थी, गणित की अलग बुक थी। तो ये तो गलत बोल रहा है। ये कह रहा है एक साथ पढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये गलत। आगे, माध्यमिक कक्षाओं में यानी 9-10 में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। यानी सेकेंडरी में जो साइंस है वो भौतिक, जीव, रसायन, ये तीनों मिल करके एक साथ उसको विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। सही बात है, ये सही बोला है। आगे है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। सबको पता है 3 से 5 ईवीएस चलता है, जिसमें पर्यावरण होता है, सामाजिक विज्ञान होती है और विज्ञान होती है, तीनों को मिला करके पढ़ाया जाता है। तो ये सही बोला है, यानी हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ये है बी और सी, ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी हाँ सही है 29। कौन सा? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। सबको पता है कि ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे तेज चलती है, द्रव में उससे स्लो चलती है, गैस में सबसे स्लो चलती है। यानी माध्यम की दृढ़ता, माध्यम जितना ज्यादा वो घना रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा, उसमें तेज चलेगी, और अगर विरल माध्यम है तो स्लो चलेगी। सही है। जिसके कण दूर दूर रहेंगे उसमें स्लो चलेगी, जिसके कण नजदीक नजदीक रहेंगे उसमें तेज चलेगी। सही है। तो सबसे तेज ठोस में, उससे स्लो द्रव में, सबसे स्लो गैस में। चलो कह रहा है कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। सही बात है, जल में अधिक, वायु में स्लो, इसका मतलब ये सही बोला है। आगे, माध्यम की दृढ़ता, माध्यम जितना दृढ़ रहेगा ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। सही बात है, माध्यम अगर दृढ़ है तो ध्वनि की चाल प्रभावित होती है ना। चलो भैया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। बस भैया ठोक दो, ऑप्शन ए वाला सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन उतना तो पता होना चाहिए ना भैया, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो हो कैसे पाएगा। चलो कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन
तापमान यानी क्वथनांक जब वो खौलने लगता है। ठीक है, माप रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। उसको आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप हो जाएगा, वो चीज आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है थर्मामीटर के अल्पतमांक यानी न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। सही बात है, इस पे तो आपको देना पड़ेगा भैया, तभी तो आप पता करोगे कि हाँ कितना तापमान था पहले, और कहीं 110 पे पहले में देखोगे उसके बाद कहो खौल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं, मतलब ये तो गलत है, इस पे नहीं, आपको इस पे तो जोर देना है। ये सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए कि नहीं। अरे भैया छुए चाहे ना छुए, ये तो आगे 100 डिग्री सॉरी क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। अरे भैया कोई चीज अगर खौलेगा ना, पानी खौलेगा तो वो अपने आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, अपने आप, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है उपयुक्त संकेतक नहीं है, मतलब यही वाला पूछा है। ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, कोई जरूरत नहीं भैया, जब पानी खौलने लगेगा अपने आप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 100 होने पर खौलने लगेगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन ये है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो हम जब बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में, हाथ पैर में ऐंठन आ जाती है, उसका कारण ये है कि हमारी शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो हमें ऊर्जा देने के लिए, हमारे ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए क्या होता है भैया, अपने आप टूटने लगती हैं, बिना बाहर की ऑक्सीजन लिए टूटने लगती हैं, और क्या बनाती हैं, ऊर्जा देती हैं, साथ में लैक्टिक एसिड बनाती हैं, लैक्टिक एसिड बनाती हैं। तो वो लैक्टिक एसिड जो होता है ना, वही ऐंठन का कारण बनता है। बाहर की ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, अपने आप अंदर से टूटने लगती हैं। तो अगर बाहर की ऑक्सीजन लेके टूटेंगी तो उसको बोलते हैं वायवीय शोषण, और अगर वैसे ही टूटने लगेंगी तो उसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि वायवीय शोषण होता है, नहीं भैया अवायवीय शोषण होता है, ये गलत है, अवायवीय शोषण होता है, हाँ सही है। आगे बोला है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं भैया लैक्टिक एसिड बनती है और ऊर्जा, बस और कुछ नहीं। वायवीय शोषण नहीं, वायवीय शोषण होता ही नहीं है, अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये वाला सही है, ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, तो कौन किस प्रकार का शोषण होता है, अवायवीय, बिना बाहर की ऑक्सीजन लिए होता है। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कक्षा 8 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी होगी, जिसमें हमें क्या बताना है, गोलीय दर्पण। ठीक है, देखते हैं। पहला वाला कह रहा है विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ये हो सकता है, थोड़ा अगला पढ़ देते हैं। विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है, सबसे सही है। एनसीएफ ने इसी पर बार बार जोर दिया है भैया कि हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और चीज़ें अपने आसपास पड़ोस की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, तब उससे जो आप सीखोगे ना कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ये उपयुक्त है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाएं, बस खाली नियम स्पष्ट कर दो तो याद हो जाएगा, नहीं भैया ये वाला सबसे अच्छा है। आगे विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाए। अच्छा, चित्र बना करके नहीं, उससे आसान ये है, सबसे अच्छा ये है कि घर से मंगाओ चिम्मच या ले आओ चिम्मच, उसमें दिखाओ यही है गोलीय दर्पण, वो अच्छी तरीके से समझेंगे। ऑप्शन बी वाला सही है। 33 देखते हैं, द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या होता है, तो बहुत ही आसान, हो तो सबको पता है, किडनी, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा। सही है, सबको पता है कि विरिक, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रनली, सही है, सॉरी मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये तो सबको पता है भैया, बहुत ही आसान है, लेकिन याद होना चाहिए तभी काम आगे बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है। ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। आगे, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। अरे भैया, जब विस्तारित अधिगम मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी कराओ जो आपके कैरिकुलर से मैच तो कर रही है लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दी गई है, तो क्या वो आपकी किस हेल्प में, ये पूछा है कौन सा नहीं है ये बताना है। तो क्या ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है? क्या उससे हम लोग मूल्यांकन करेंगे? नहीं, उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो ये नहीं है। इसी का मतलब यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। नहीं भैया, महत्वपूर्ण आधार नहीं बनती है, तो यही सही माना जाएगा। वो पूछा था गलत कौन है, यही बता दो, तो भी वाला। बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं। इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। सही बात है ना। आगे है, इनमें से बहुत कुछ विराट रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों और समाज के साथ साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। ये भी सही बात है। जितना आप खेल खिलाओगे या ले जाओ, उनको भ्रमण करा दो, वो सब सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। लेकिन वो तो आकलन पूछा था कि कौन सा नहीं है, ये बताना। ठीक, चलो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक क्या कर रहे हैं, विचार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी, यानी जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सही बात है। उत्तल दर्पण जो है ना, वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी ये वाला तो सही बोला है। अवतल लेंस, ओहो, पहले ये चीज जान लो कि उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ये दोनों सेम तरीके से व्यवहार करते हैं। वहीं अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये दोनों सेम तरीके से व्यवहार करते हैं। तो दोनों का नेम याद कर लो। ये कह रहा है उत्तल दर्पण, ये तो सही हो गया। उत्तल दर्पण देखो, और अवतल लेंस, ये फिर अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखो चीजें सेम लिखा होगा। अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो वही चीज लिखा है ना, हमने पहले ही आपको बताया, उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब ये भी सही बोला है, ऑप्शन बी भी सही बोला है। और सी देखते हैं, सी वाला है अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे। अच्छा भैया, अवतल दर्पण जो होता है ना, वो वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, आवर्धित भी बनाता है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा। अरे भैया, आकार में छोटा नहीं, आभासी या आकार में बड़ा, यहाँ आकार में बड़ा होना चाहिए था, इसलिए गलत है। डी वाला देखते हैं, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक, उत्तल लेंस जो होता है ना, वो वास्तविक नहीं बनाता है भैया, आभासी बनाता है। ठीक है, आकार में आवर्धित। ओहो, ये तो गलत है। चलो आगे, ए बी सिर्फ सही है। कहाँ है ए बी कहाँ है भैया, ये देखो इस वाले में सही है, ओनली ए एंड बी, ये वाला सिर्फ सही है, बाकी ये दोनों गलत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के संदर्भ में सही है? प्रकाश संश्लेषण और शोषण, ठीक है, देखते हैं। दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती हैं। नहीं भैया, शोषण जो होता है वो दिन और रात दोनों होता है, इसलिए गलत है। शोषण की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अभी हमने बताया शोषण दोनों होता है, रात में भी होता है, दिन में भी होता है। आगे, शोषण रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, तो ये सही है। आगे, दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती है। नहीं भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश उसमें चाहिए, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 37। पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। देखो, डीजल तो प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, लेकिन रेयान जो होता है वो सेलुलोज से प्राप्त होता है, इसलिए गलत। स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन, ये सही है। डीजल, बिटुमेन, कास्टिक सोडा भैया उससे नहीं प्राप्त होता है, इसलिए गलत।
पेट्रोल, पैराफिन, मोम, रेयान इससे नहीं प्राप्त होता है, सेलुलोज से बनाया जाता है, इसलिए ये गलत। ठीक, सिर्फ ये वाला सही है, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, और पेट्रोलियम गैस, ये सारी हैं उसकी जो उत्पाद हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 38, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन कौन सा है? मानव हृदय में जो धमनी होती है, धमनी का काम होता है कि ब्लड को हृदय से ले जाना, हृदय से ले जाने का काम जो करती है वो धमनी करती है, और हृदय में लाने का काम जो करती है वो सिरा। ठीक, चलो अब पहला, धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं। अच्छा, धमनियां जो होती हैं, अभी हमने बताया कि हृदय से ले जाने का काम धमनियों का है। धमनियों की जो दीवार होती हैं, भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती हैं और इलास्टिक वाली होती हैं, यानी फैलने वाली होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड जो होता है बहुत तेजी से बहता है और बहुत प्रेशर के साथ बहता है, इसलिए उसको ऐसे वाली दिया है, मतलब फैलने वाली दिया है और बहुत मोटी दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ सिराओं की जो भित्ति होती है थोड़ा पतली होती है, लेकिन उसमें वाल्व होता है, वाल्व, क्योंकि उनका काम है ब्लड को लाना, इसलिए उसमें वाल्व लगा रहता है। चलो अब देखते हैं, कह रहा है धमनियों की भित्तियां पतली होती, नहीं भैया, सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं, तो गलत बोल रहे हो आप। आगे, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, सही है, अभी हमने बताया। आगे, और इनके भीतर वाल्व होते हैं, नहीं भैया, वाल्व नहीं होते हैं, सिराओं में होते हैं वाल्व। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, सही है, और इनमें वाल्व नहीं होते हैं, ये भी सही है। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये भी सही है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, यही तो बताया गया है, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। डी वाला देखते हैं क्यों गलत है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, सही है। इसमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है, नहीं भैया, उच्च दाब पर बहता है, बहुत प्रेशर के साथ बहता है, तभी तो कुछ लोगों में देखो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धमनियां फट जाती है ना भैया, तो ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। ठीक है, मान लो ये समतल दर्पण है, ऊपर है परावर्तक पृष्ठ, यदि आपतित किरण, चलो मान लेते हैं कि यहां से किरण आई, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है, यह है परावर्तक पृष्ठ और यह है आपतित किरण, ये 40 अंश का कोण बन रहा है भैया, ये 40 अंश का कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और तद अनुरूपित परावर्तित किरण, मतलब यहां आई और टकरा के चली गई, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण, यानी इस कोण का मान आपको बताना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया जी। कितने कोण पर आकर मिली है? 40, तो उतने ही कोण पर वापस भी गई होगी, इसका मतलब यहाँ भी 40 रहेगा। ये सीधी रेखा पर है, सीधी रेखा पर है, 3 कोण बन रहे हैं, एक है 40, एक पता नहीं है तो मान लो x, और एक है 40 और बराबर में 180, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180, तो 40 और 40 कितना हो गया? 80, तो यहाँ x प्लस 80 बराबर में 180, तो उधर कर दो 180 माइनस में 80, तो फाइनल आंसर हो गया x बराबर 100। वैसे ओरल वाला क्वेश्चन है भैया, 40 40 80 100 इसको मिलेगा, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन डी वाला सही है। आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ होता है? निष्कर्ष यानी इन्फरिंग। सर जी विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद लास्ट में जो कथन हम बोलते हैं या जो कथन हम लिखते हैं या जो स्पष्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। सही है, यानी जो अपनी राय देते हैं कि हाँ हमने इतना प्रयोग किया, लास्ट में यही कंक्लूजन निकला, उसको बोलते हैं निष्कर्ष। देखते हैं कौन सा है। भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना नहीं, तर्क संगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण गणना, ये सही है। तर्क संगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण गणना, लास्ट में हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ ये है उसका वो, तो ये वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। और यहाँ अवलोकनों में निजी पूर्वाग्रहों को कम से कम जगह देने की विधि, नहीं भैया ये नहीं होता है। भौतिक जगत के विषय में परमाणु को एकत्र करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं।
वैसे आपको पता है बीज जो होते हैं वो सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। जब उसको पानी और ये सब मिल जाएगा ना, मतलब उसके लिए अनुकूल कंडीशन मिल जाएगी ना, तो फिर से उसमें से पौधा निकल सकता है। तभी देखो जब कोई चना वना भिगो देते हो ना, जल उल दे देते हो, तो देखो उसमें से अंकुरित हो जाता है। तो बीज जो होते हैं वो निर्जीव नहीं होते हैं, सजीव होते हैं। लेकिन उसका कहना है राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं, क्योंकि वे मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। इसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भैया जी वही हमने बताया कि पहली बात तो ये जो है निर्जीव नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बीज जीवित होते हैं। हाँ सही है, बीज जीवित होते हैं, क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। ये सबसे सही है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। बीज जीवित नहीं होते हैं, अरे भैया गलत। बीज जीवित थे जब वे जीवित पौधों का एक अंग थे, लेकिन अब वे निर्जीव नहीं भैया, बीज निर्जीव नहीं होते हैं। चलो आगे। एक बार किसी जीवित पदार्थ को काटने या तोड़ने पर यदि वो अपने आप को स्वयं स्वस्थ न कर सके तो वो धीरे धीरे मर जाता है। नहीं भैया, बीज जो होते हैं ना वो सजीव हैं, बस खाली उनको अनुकूल परिस्थितियां दे दो, अपने आप वो उभर करके बाहर आ जाएंगे। चलो ये कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। ठीक है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। कमरे का तापमान मापने के थर्मामीटर का परिसर यानी रेंज 30 से 100 होता है। नहीं भैया, 30 से 100 नहीं होता है, 30 से 50 होता है। कितना होता है? 30 से 50 होता है। ये पहली इंफॉर्मेशन याद करो। अगला, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से 42। नहीं भैया, प्रयोगशाला का जो होता है ना वो -10 से -10 डिग्री से होता है 110 तक। कितना? -10 से, याद कर लो इसको, -10 से 110 होता है। ठीक है, क्या पूछा है? सही कथन को पहचानो। तो ये भी गलत बोला है, ये भी गलत बोला है। आगे, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर यानी ये चीज डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अरे भैया डॉक्टरी थर्मामीटर वाला लिख दें, डॉक्टरी थर्मामीटर इसका जो होता है वो 35 से 42 होता है। कितना होता है? 35 से 42, मिनिमम 35 मैक्सिमम 42, क्योंकि इंसान का जो टेम्परेचर होता है 35 से कम नहीं हो सकता है, 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर 42 से ज़्यादा किसी का टेम्परेचर हो गया तो समझ लो कि वो लगभग मर गया, लगभग मर गया, जीवित रहना पॉसिबल नहीं है, मर ही जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है ये मान करके बनाया गया कि 35 से कम नहीं हो सकता है। 35 से कम हुआ तब भी टें हो जाएगा मनुष्य, और 42 या 42 से ज़्यादा हो गया तब भी टें हो जाएगा। सही है, इसका मतलब 35 से 42। अब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। सही बात है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है डॉक्टरी थर्मामीटर तो यही है, प्रयोगशाला ये है, इसका मतलब ये सही बोला है। आगे है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। अरे भैया, उबलते हुए द्रव का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और डॉक्टर नापते हैं 35 से 42। क्या 100 वाला नाप सकते हैं? हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद करना है। रूम वाला ये है, और प्रयोगशाला वाला ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ, हमने पूरा बता दिया है भैया, याद करके जाना, आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 43। ओहो, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? एसिटिक अम्ल किस में होता है? सबको पता है, सिरका में होता है भैया। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका में। लैक्टिक दही में होता है। ऑक्सैलिक पालक में होता है। एस्कार्बिक खट्टे फलों में होता है, सिट्रस फल या नींबूस के फल। तो बहुत ही आसान ये तो था। एसिटिक सिरका में है, यानी पहले का चौथा। सर जी ये दूसरा बता रहा है, ये दूसरा बता रहा है, ये पहला बता रहा है, यही वाला बता रहा है, सही, काम खत्म। याद करके जाना है, क्योंकि हमने तो चारों बता दिया है, लेकिन अगर वहां पर आपको सिर्फ 2 ही याद रहेगा ना, तब भी हो सकता है ऑप्शन के थ्रू आप करें, आपका हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, कुल दूरी, तो यहाँ भी दूरी है, यहाँ भी दूरी है, दोनों को जोड़ दो। देखो टाइम जो है वो 12 मिनट है, 12 मिनट, और यहाँ है स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें आंसर किलोमीटर में लाना है। तो हम अपने मिनट को
अपने मिनट को 60 से भाग दे करके इसको आवर में चेंज कर लेंगे, काटेंगे 1/5 आ गया घंटा। सही है, ऐसे वहां चलते हैं। देखो लिखा हुआ है टाइम जो है 18 मिनट है, 18 में 60 से भाग दे दो, घंटा बन गया। 6 से काट दो, ऊपर 3 नीचे 10, इतना घंटा बन गया। और स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, डेटा को नोट किया है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे में समय। चाल है 50, समय है 1/5। इसका मतलब 5 × 5, 5 × 10, इसका मतलब ये हो गया 10 किलोमीटर यहाँ से चली। आगे सर जी यहाँ पर है डिस्टेंस निकालना। अभी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 40 और टाइम है 3/10। 0 से 0 शहीद हो गया, 4 × 3 यानी उत्तर आ गया 12 किलोमीटर। कह रहा कुल दूरी, कुल कितनी दूरी, यहाँ दूरी 10 है, यहाँ दूरी 12 है, तो कुल हो गई 10 + 12, इसका मतलब खा लो छुहारा, उत्तर आ गया 22। कितना आ गया भैया? 22 किलोमीटर। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, देख लेना, अगर गलत होगा तो सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, गलत कथन पहचानिए। ठीक है, अभी तक सही कह रहे थे, अब गलत कथन पहचानो। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सही बोला है कि पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज रखे हो, उनके बीच का घर्षण कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। कुछ भी लगा लो, घर्षण को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये सही बोला है। आगे गलत पूछ रहा है, वो गलत वाला बताओ। कह रहा है लोटनी घर्षण। सर जी ये क्या होता है? अरे भैया रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब किसी चीज को ऐसे रोल करके घुमाते हुए लेके जाओ, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी चीज को ऐसे ढकेल करके लेके जाओ। तो जाहिर सी बात है जब ढकेलोगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है उसमें, और रोलिंग में कम। तो वही कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सही बात है। लोटनी घर्षण मतलब लुटा करके लेके जाना सर्पी घर्षण से कम होता है, उसको खींचने से कम होता है। सही है ये भी, लेकिन वो गलत पूछा है। आगे किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अगर कोई तरल पदार्थ है उसमें कोई चीज गति करता है तो उसकी आकृति पर निर्भर करता है फ्रिक्शन। जैसे जो जहाज बना होता है, देखो कैसे बना होता है, ऐसे धारा रेखी। अगर वही कोई और चीज बना दिया जाए, एकदम चौड़ा कैसे बना दिया जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा घर्षण जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है। आगे बोला है बाल बेयरिंग। बाल बेयरिंग का मतलब बैरिंग जिसको आप कहते हैं, गांव की लैंग्वेज में इसको बैरिंग कहा जाता है, बैरिंग घूमने वाला, का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नहीं भैया, वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने पंखा चलाया होगा, अगर वही बैरिंग निकाल करके घुमाओ, देखो घुमा ही ना करिए, लेकिन जब बैरिंग लगी रहती है ना तो ऐसे कर दो तुरंत नाचने लगता है। तो वही चीज ये कह रहा है कि वृद्धि करने के लिए नहीं भैया, कम करने के लिए बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? तो पहला है बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी डबल रोटी पकने में। हाँ भैया, इसमें जो होता है ईस्ट का प्रयोग होता है। नान उन खाया हो ना, ईस्ट का प्रयोग होता है, जो है कवक। बैक्टीरिया नहीं है भैया, ये जीवाणु नहीं है, कवक, यानी यही वाला सही है। और अगर बात करें इसमें गन्ने के रस के किण्वन में, तो भैया एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एल्बी एसिटेट। एल्बी एसिटेट ये भी एक बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सबको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया है। अच्छा, दही बनने में लैक्टोबैसिलस है ना, सबको पता है ये तीनों। तो वही नहीं पता थी वो भी नोट कर लो, लैक्टोबैसिलस ये तीनों ये तीनों जो है बैक्टीरिया है, जीवाणु है, लेकिन ये जो है वो कवक है, ईस्ट है। चलो ऑप्शन ए सही हो गया। 47 कहाँ पहुंच गए? 47 कहाँ पहुंचे भैया? एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। आपको पता है कि हमारे पेट में एक रसायन बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, इसका मतलब X का नाम हो गया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक। तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है भैया, अगर हाइड्रोक्लोरिक नहीं रहेगा ना तो हमारा भोजन जो है बहुत कम पचेगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तब अपच हो जाती है। कहते हैं कि खट्टी खट्टी डिखारें आती हैं, तो क्या करें उसके लिए, तो बाजार से जाओ, दूधियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेके आओ, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो होता है क्षारी, हमारे पेट में बन रहा है अम्ल, अम्ल और क्षार को मिला दो, हो जाएगा उदासीन, जिसमें ऊष्मा छेपी, थोड़ा सी ऊष्मा निकलेगी और लवण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपका पेट और सही हो जाएगा। तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, जब X यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है, तो हमने बताया कि X क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, Y क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। X कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गलत भैया, X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ ये सही है। सी देखते हैं, X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गलत, डी X हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा Y सोडियम कार्बोनेट, अरे भैया बेकिंग सोडा खाओगे, नहीं बेकिंग सोडा नहीं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 48, विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्न में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी। विभिन्न पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से जब लोग आ रहे हैं पढ़ने के आपके यहाँ, तो बताओ विज्ञान को समझने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्नलिखित में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी, आपको बताना है। अपनी व्याख्याओं में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय संदर्भों के उदाहरणों को सम्मिलित करना, ये तो सही है, अच्छी बात है। आगे, विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों में से उच्च अपेक्षाएं रखना और जिन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि नहीं है उनसे मध्यम दर्जे की अपेक्षाएं रखना, नहीं भैया ये उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगला, एक शिक्षक के तौर पे ये दर्शाना कि आप विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना, सही है। भी विज्ञान के उद्यम के लिए सभी संस्कृतियों के व्यक्तियों के योगदान को उजागर करना, ये भी सही है, लेकिन ये बी वाला गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, दो क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाए और जिसको वापस ना लाया जा सके, जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है और उसको हम पलट सकते हैं। तो वैसे प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया, वो याद करके जाइएगा, याद करके। तो ये गलत है, सही नहीं पूछा है ना, अरे भैया सही नहीं बताना ना आपको, सही नहीं जो है वो बताना है, तो ये तो सही है। शोषण एक रासायनिक क्रिया, हाँ भैया हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिस्टलीकरण याद कर लो, एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक भौतिक भौतिक, ये चीज कई बार पूछा गया है और याद करके जाइएगा। क्रिस्टलीकरण जो है वो एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का नहीं। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि जल से कुछ ऐसे आघुलनशील क्रिस्टल को निकालना, जैसे नमक बनता है, पानी में नमक घोल दो, उसके बाद उसको बना दो तो क्रिस्टल के रूप में निकल गए है ना, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। चलो नेक्स्ट, लास्ट, दिए गए बलों का पर विचार कीजिए। कह रहा है इनमें से असंपर्क बल कौन है, मतलब ऐसे बल जिसको बिना संपर्क के भी फील किया जा सकता है, मतलब लगाया जा सकता है बिना संपर्क किए, जैसे पेशी बल, अरे नाम से ही है पेशी बल यानी मस्कुलर, देखो मस्कुलर फोर्स। अरे भैया जब तक आप किसी चीज को धक्का देना चाहते हैं, जब तक टच नहीं करेंगे तब तक कहाँ दूर जाएगा। अगर हम कैमरा को ऐसे मारना चाहते हैं, यहीं से ऐसे मार सकते हैं, ऐसे बस लग गई चोट, ऐसा हो नहीं सकता है, इसका मतलब टच करना जरूरी है। यानी ये असंपर्क बल है, ये पूछा गया है, तो ये जो है वो संपर्क है, बिना संपर्क के काम नहीं चलेगा, इसका मतलब ये नहीं। चुंबकीय बल, चुंबकीय हाँ बिना संपर्क पे हो सकता है,
किसी चीज को खींचना है, चुंबक दिखाओ, चला आएगा, है ना भैया। ये असंपर्क है, बिना टच किए भी हो सकता है। घर्षण बल, घर्षण, अरे भैया फ्रिक्शन, दो सतहों के बीच में लगने वाला, जब तक टच नहीं होगा तब तक नहीं लगेगा, इसका मतलब ये संपर्क बल है, असंपर्क पूछा है वो। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी आप इतनी ऊपर है, कोई चीज उसको भी खींचेगी, इसका मतलब ये असंपर्क बल है, ये वाला सही है। स्थिर विद्युत बल, जैसे कोई चीज को आप आवेशित कर दो, धन आवेशित या ऋण आवेशित, अब वो अगर धन आवेशित है तो ऋण वाले को खींचेगा और ऋण वाला धन वाले को खींचेगा, इसका मतलब ये भी असंपर्क बल है। तो कौन कौन है, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, यानी सी वाला सही है, दूसरा चौथा पांचवा। असंपर्क बल जो है वो चुंबकीय है, गुरुत्वाकर्षण है और स्थिर विद्युत बल। समझ में आ गया। तो ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे। यानी अभी 50 क्वेश्चंस हुए हैं, 50 क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।